बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज के फिज़िक्स लेक्चर में अब जो है यूनिट नंबर हमने 3 स्टार्ट करना है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। अच्छा बेटा, इस दफ़ा जो टेस्ट होगा, टेस्ट नंबर 3 जो है, उसमें हम यूएचएस के दो यूनिट जो है वो नेक्स्ट कंबाइन करेंगे, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4। यानी जो टेस्ट है वो आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर, और इस यूनिट नंबर 4 जो है सर्कुलर मोशन, उन दोनों को मिला के आएगा। क्योंकि ये दोनों यूनिट जो है वो छोटे यूनिट हैं, इनमें ज़ाहिर टॉपिक्स कम हैं, सो इन दोनों को कंबाइन करके जो है वो टेस्ट जो है वो बनाया है। नेक्स्ट जो आपका टेस्ट नंबर 3 होगा, उसमें यूएचएस का यूनिट नंबर 3 होगा और यूनिट नंबर 4 होगा। सो आज हम यूनिट नंबर 3 मतलब इसमें वर्क, एनर्जी एंड पावर को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट इन्हेंस करूंगा वर्क का। तो सबसे पहला टॉपिक आपका बुक के अकॉर्डिंग भी क्या है, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। जैसे नाम से ही जाहिर है कि ये कह रहा है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हो रहा है, कांस्टेंट फोर्स। अच्छा, इसमें जो है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली। कहता है जी, सपोज करें कि आपके पास जो है वो फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी हाफ मास, लेट से एम, और एट एनी एंगल लेट से थीटा। तो ये जो है उसका है डिस्प्लेसमेंट, और एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट लेट से इज एफ। तो लेट से एक ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई की, सो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे। देखो बेटा, यहाँ फोर्स के दो कंपोनेंट हैं। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि हम कहेंगे एफ कॉज ऑफ थीटा, और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन थीटा। अब देखो कि यहाँ पर जो है इफेक्टिव कंपोनेंट जो होगा इन केस ऑफ जो है वो वर्क, वो कौन सा होगा, कॉस थीटा। सो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज डिफाइंड एज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन दी डायरेक्शन जो है ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या हम कह सकते हैं अलोंग डिस्प्लेसमेंट, और मल्टीप्लाई बाय हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स जो है उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, एफ कॉस थीटा, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी। सो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे, एफ डी कॉस ऑफ थीटा। सो अब या जैसे कि नाम से ही जैसे मैंने स्टार्ट किया है कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है, तो अगर कोई पूछे इस फॉर्मूले की लिमिटेशन क्या है, ये फार्मूला कब यूज़ होना है और कब यूज़ नहीं होना, ये वाला फार्मूला जो है हम उसी वक्त यूज़ करेंगे अगर जो है फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो। यानी हम कहेंगे वर्क डन बाय अंडर दी क्या हो रहा हो, कांस्टेंट फोर्स, तो ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, जो कि हम वर्क की बात कर रहे हैं तो इम्पोर्टेंट सिंपल सी बातें हैं कुछ जो है इससे रिलेटेड। नंबर 1 जो है वो हम कहते हैं वर्क जो है, चूंकि इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड डी, तो वर्क को हम जो है एफ डॉट डी भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। सो चूंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या, कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक हो गया जी। सेकेंडली जो है इसका यूनिट जो है, एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट जो है इसका, वो हम कहते हैं जी वो क्या है, जूल है। एंड आल्सो हम डिफाइन करते हैं कि 1 जूल क्या होता है, वो 1 इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। अगर हमारे पास एक बॉडी है, उसका वेट कितना है, 1 न्यूटन जो है, उसको अगर हम मूव करवाते हैं थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो हम कहेंगे कि उसमें वर्क डन आपने कितना किया, 1 जूल। CGS सिस्टम में, इन CGS सिस्टम में यूनिट जो है इसका
SI सिस्टम में यूनिट जो है वो हम कह रहे होते हैं जूल, CGS सिस्टम में जो इसका यूनिट है उसको कहते हैं अर्ग। और इसमें जी अर्ग जो है, 1 अर्ग जो है वो हम कहते हैं कि डेट इज 1 इक्वल टू 19 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है जी। या अगर हम इसको बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करें तो हम बेस यूनिट्स में भी इनको देख लेते हैं। बेस यूनिट्स में अगर देखें बेटा तो 1 जूल जो है वो किसके इक्वल होगा बेस यूनिट में, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको अगर बेस यूनिट्स में कन्वर्ट करें तो 1 अर्ग जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इन दोनों का रिलेशन जो है वो हमने यूनिट 1 में भी वैसे डिस्कस किया था, दोबारा कर लेते हैं। 1 जूल जो होता है इसमें जो फैक्टर आता है वो 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल होता है। या यहाँ पर हम इसको यूं कह सकते हैं कि 1 अर्ग जो है वो किसके इक्वल होता है, वो 10⁻⁻7 जूल के इक्वल होता है। ठीक हो गया बेटा। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की हम बात कर रहे हैं, इससे रिलेटेड अभी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स किसको बोलते हैं, अगर वर्क डन अंडर द कांस्टेंट फोर्स हो रहा है हम कहते हैं कि ये किसके, दो चीज़ों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो है वो क्या होगा, F cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज d, तो फॉर्मूला बनेगा FD cos ऑफ थीटा। लिमिटेशन इस फॉर्मूले की क्या है, कब हम यूज कर सकते हैं, जब फोर्स कांस्टेंट हो, जैसे कि इसके टॉपिक के नाम से जाहिर है। इसके यूनिट्स जो हैं सिस्टम इंटरनेशनल में आपको पता होना चाहिए, CGS सिस्टम इसका यूनिट पता होना चाहिए, और इसके बेस यूनिट जो है इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट जो है वो भी आपको पता होना चाहिए। 1 जूल क्या होता है, 1 अर्ग क्या होता है, और इन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो भी पता होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड मजीद जो है क्वेश्चंस उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा बेटा, वर्क से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जो आपने याद रखने हैं वो क्या क्या है। नंबर 1, वर्क जो है वो मैक्सिमम पॉजिटिव कब होता है, ठीक है। अच्छा, वर्क डन मैक्सिमम पॉजिटिव तब होता है इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज थीटा इज इक्वल टू, जो है वो हम क्या कहें, 0, यानी फोर्स जो है वो पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट हो, यानी फोर्स जो है इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट या पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक हो गया। अच्छा अब देखें यहाँ पर जो है डेट इज, आप कह सकते हैं कि फोर्स जो है वो अगर ज़ाहिर है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंगल 0 है तो हम इसको लिखेंगे FD cos 0। और लास्ट यूनिट में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है उसको लर्न करने के लिए भी कहा था, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल भी बनवाया था, उम्मीद है आप लोगों ने उसको लर्न कर लिया होगा। cos 0 क्या होता है बेटा, 1। सो इसका मतलब है कि आपके पास FD जो है ये क्या आ जाता है, मैक्सिमम। ठीक हो गया। तो वर्क डन जो है पॉजिटिव मैक्सिमम क्या होता है, कब होता है, जब एंगल कितना हो, 0 हो। अब यहीं से देखो क्वेश्चन इस तरह से जनरेट हो सकता है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अक्सर आता है, एट व्हाट एंगल वर्क डन is half of its maximum value, work done is half of its maximum value। अब देखें बेटा इसका आंसर कैसे करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, बड़ा सिंपल। अभी आपने पढ़ा कि मैक्सिमम वर्क डन जो है वो कितना होता है, FD के इक्वल, यानी cos 0 हो जाता है 1। सो वर्क डन जो है इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, यानी FD cos थीटा इज इक्वल टू, हम कह रहे हैं वर्क डन, तो कहते हैं ये किस एंगल पर वर्क डन जो है वो हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू होगा। यानी मैं वर्क डन जो है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वो कह रहा है वर्क डन अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ हो जाए। इट मीन्स डैट कि यहाँ पर जो है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अगर मैं वर्क डन इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू कह रहा हूँ तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वर्क डन क्या है, FD डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से ये बन गया FD
कॉज ऑफ थीटा, एफ डी से क्या हो गया, कैंसल आउट, थीटा इज इक्वल टू कॉज ऑफ इनवर्स 1/2 और आपका आंसर कितना हो जाएगा 60। सो cos 60 बेटा 1/2 होता है, इट मीन्स के एट व्हाट एंगल वर्क डन इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, आंसर इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सो इस पर जो है वर्क डन अपनी मैक्सिमम वैल्यू का क्या होगा, हाफ होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वर्क डन जो है वो नेगेटिव मैक्सिमम कब होता है, मैक्सिमम नेगेटिव कब होता है, या नेगेटिव मैक्सिमम जो है वो कब होगा, जब जो है एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो 180, तो हम कहेंगे वर्क डन जो है वो नेगेटिव मैक्सिमम होगा। ठीक है जी। अब मैक्सिमम होगा लेकिन नेगेटिव, इसमें क्या था, मैक्सिमम होगा लेकिन पॉजिटिव। सो इसमें देखें वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी cos 180 और cos 180 क्या होता है -1। सो यहाँ से आप कहेंगे कि वर्क डन जो है वो मैक्सिमम तो है लेकिन कौन सा है, नेगेटिव मैक्सिमम है। W इज इक्वल टू हम क्या कहेंगे -FD। ठीक हो गया जी। थर्ड जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि वर्क डन जो है कब कब जीरो होता है, वर्क डन जो है मिनिमम यानी कि जीरो कब होता है, इसकी मिनिमम जो है वो वैल्यू कब आती है, मिनिमम वैल्यू भी जीरो कब होता है। अब देखो मिनिमम के लिए हम कहेंगे कि इफ एंगल जो है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो, 90 हो या कितना हो 270 हो। 90 तो मोस्टली स्टूडेंट्स को अक्सर पता होता है, लेकिन याद रखना है कि 270 जो है वो भी cos 270 भी क्या होता है जीरो, cos 90 भी क्या होता है जीरो। सो इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 और 270, हम कहेंगे वर्क डन जो है वो जीरो हो जाएगा। डेट इज W इज इक्वल टू एफ डी cos यहाँ आप 90 पुट करें या 270 पुट करें, इन बोथ केसेस जो है वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा यहाँ पर जो है खास बात यह है कि वर्क डन जो है, जैसे इसकी बहुत सारी अदर एग्जांपल्स भी हैं। जैसे देखो आपसे उसने कहा कि लेट से कि इफ अ पर्सन जो है होल्डिंग अ बकेट मूविंग फॉरवर्ड, इस तरह की एग्जांपल जो है जैसे बुक में हमें बताया हुआ है। सो इसमें भी वर्क डन जो है जीरो होगा। देन इस केस में भी हम कहेंगे कि नो वर्क इज बीइंग डन, एज फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोई वर्क डन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि देखे जो उसने बकेट को होल्ड किया हुआ है, उसको होल्ड करने के लिए जो फोर्स वो अप्लाई कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, जबकि वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में जो एंगल है वो कितना, चूंकि यहाँ बन रहा होता है 90। सो इसमें भी हम कह सकते हैं कि वर्क डन जो है वो क्या हो जाता है जीरो। इसी तरह से आपकी बुक में जैसे एग्जांपल हैं कि वर्क डन जो है एक पर्सन है अप्लाइंग फोर्स ऑन अ वॉल, पर्सन जो है अप्लाइंग फोर्स ऑन अ वॉल, इस केस में भी वर्क डन जीरो होता है। अ पर्सन अप्लाइंग फोर्स ऑन अ वॉल, इस केस में भी हम कहेंगे कि वर्क डन जो है वो जीरो होगा। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि इस केस में वो फोर्स तो अप्लाई कर रहा है बट क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो फोर्स अप्लाई हो रही है लेकिन चूंकि इस केस में डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो हम कहेंगे वर्क डन जीरो। इसके अलावा बेटा इंपॉर्टेंट याद रखना आपने, वर्क डन जो है बाय सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो भी हम क्या कह रहे होते हैं, जीरो। वर्क डन जो है बाय मैग्नेटिक फोर्स जो है वो भी हम क्या कह रहे होते हैं, जीरो। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज जीरो, बल्कि इसको हम आमतौर पे FB से डिनोट करते हैं। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स भी जीरो। उसकी रीजन क्या होती है कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना बनता है 90, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसमें भी
हम कहते हैं चूंकि फोर्स जो है, जो मैग्नेटिक फोर्स होती है, ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो इस केस में भी जो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स है वो भी जीरो होता है, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स भी जीरो होता है। तो इस तरह की कोई भी एग्जांपल पेपर में एज ए मल्टीपल चॉइस बन के आ सकती है। जैसे आपकी बुक का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, अ कार जो है इज स्टेशनरी विद इट्स इंजन रनिंग। सो उसमें भी जो है वो हम कहते हैं कि चूंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क डन भी जीरो है। जैसे उसमें लिखा हुआ है ए पर्सन जो है होल्डिंग अ बैग ऑफ ग्रोसरी मूविंग फॉरवर्ड। सो ये बकेट वाले केस है, चूंकि एंगल 90 है तब भी जो है वो वर्क डन जीरो होगा। सो वर्क डन जीरो होने के लिए एंगल अगर 90 है या 270 है, वर्क डन जीरो होगा। तो कोई भी ऐसी एग्जांपल जिसमें एंगल जो है वो आपका परपेंडिकुलर 90 बन रहा है या 270 बन रहा है, उसमें वर्क डन जीरो होगा। या फिर ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो हर वो सिचुएशन जिसमें फोर्स है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर हो, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, magnetic force is always perpendicular to the direction of motion of charged particle, so work done by centripetal force भी जीरो और work done by magnetic force भी जीरो होती है। बेटा जो फॉर्मूला है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स वाला, इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अभी हमने डिस्कस किया एट व्हाट एंगल वर्क डन इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली इस तरह के जी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उसमें जस्ट आपने केयरफुल रहना है कि कॉन्सेप्ट क्या है या उसमें कीवर्ड क्या है। जैसे ये क्वेश्चन है जी, अ बॉडी इज कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग वाई डायरेक्शन। सो यहाँ की वर्ड है बॉडी इज कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग वाई डायरेक्शन, का मतलब है दैट इज जस्ट मूविंग अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन। सो उसमें अगर क्या आपसे वो कह रहे हैं कि फोर्स आपको गिवन है और डिस्प्लेसमेंट गिवन है, जो कि बॉडी इज कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग वाई डायरेक्शन, तो जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर वो लाजमी तौर पर आपके पास क्या होगा 2j, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में कह रहा है। वो अलोंग एक्स डायरेक्शन भी कह सकता है, वो अलोंग वाई डायरेक्शन भी कह सकता है, अलोंग जी डायरेक्शन भी कह सकता है। तो जिस तरह से कहा हो उस तरह से आपने उसको ले लेना है। सो अगर डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन हो तो उसमें से सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का कौन सा कंपोनेंट लेना है जो वाई डायरेक्शन वाला यानी जे को रिप्रेजेंट कर रहा हो। अगर यहाँ के होता तो वाई यानी जी डायरेक्शन होती फिर मैं के ले लेता, अगर एक्स डायरेक्शन होती फिर मैं आई ले लेता। अब बाकी उसी तरह से ही फॉर्मूला यूज होना है, यानी एफ डॉट डी। सो इसमें देखें फोर्स का हमने सिर्फ एक ही कंपोनेंट लेना, कौन सा, जे वाला। वैसे अगर आप सारा भी लिखें तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है आई वाली टर्म आई से मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाली टर्म जे से मल्टीप्लाई करते हैं, के वाली टर्म के से मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट जस्ट अलोंग दी वाई डायरेक्शन, तो उसमें से जस्ट जे कंपोनेंट आएगा, जे डॉट जे 1 होगा, बाकी जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब है 5 2 10, आंसर आपका 10 जूल आ जाए। ठीक हो गया जी। सो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए और उसमें कहा वो बॉडी इज मूव कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन या जी डायरेक्शन, सो आपने उसको जो है वो समझदारी से सॉल्व करना है। उसमें देख लेना है कि कौन सा कंपोनेंट आपने डिस्प्लेसमेंट का लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है। इसका आसान ये भी तरीका हो सकता था कि बजाय में सारे कंपोनेंट इस तरह के लेने के, जो कि उसने डायरेक्टली हमें कहा हुआ है कि बॉडी इज मूविंग अलोंग द वाई डायरेक्शन, तो मैं इसमें से सिर्फ ये वाला कंपोनेंट लूँ यानी कि 5j और उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं यानी 2j डायरेक्टली, तो आंसर आपका 10 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन में हो सकता है आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन हो पॉइंट्स के, जैसे उसने कहा फ्रॉम पॉइंट्स जो है पॉइंट ए टू बी, तो अब इसमें फर्स्ट आप क्या फाइंड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करोगे। सो इसमें से डिस्प्लेसमेंट आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा, देखो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हम कहते हैं r2 माइनस क्या होता है r1, सो r2 माइनस r1। सो कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करें तो ए पॉइंट जो है वो हमें कहा हुआ है 2 और 3, जबकि बी पॉइंट का हुआ है 5 और 6। इसका मतलब है कि हमें जो है इसको कैलकुलेट करना है। r2 जो है वो ये वाला पोजीशन वेक्टर होगा, r1 जो है इस वाले पोजीशन वेक्टर को कहेंगे, इसको हम आर बी माइनस आर ए भी कह सकते हैं। सो आर बी पोजिशन वैक्टर क्या बनेगा 5i प्लस 6j। सो ये 5i प्लस 6j होगा, माइनस आगे ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना क्योंकि दोनों साइन चेंज होंगे। अगर यहाँ पर आप आर पोजिशन वेक्टर लेते हैं इसका ए पॉइंट का, तो ये क्या है 2i
+3j। तो यहाँ पॉजिटिव भी हो सकते हैं पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं। इसमें देखें ये बनेगा 5i + 6j -2i और ये -3j हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो कुछ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा 5 - 2, आई वाली टर्म को आई से जो है माइनस करेंगे तो ये 3i और +3j, ये आपके पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आगे सिंपल है जी, आगे आपने चूँकि इसको जस्ट अब क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है, तो ये होता है F.D, तो उसमें आई वाली टर्म आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, जे वाली टर्म जे से, तो 4i + 6j -k, डॉट प्रोडक्ट आप ले रहे हो इसका डिस्प्लेसमेंट के साथ 3i + 3j। सो यहाँ पर जो है अब मल्टीप्लाई करें, आई वाली टर्म आई से मल्टीप्लाई कर दें, 4 3 12, आई डॉट आई 1 हो जाएगा और 6 3 18 और के है ही नहीं इसमें, इसलिए 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर जो है यहाँ से 30 जूल आंसर आ जाएगा। तो बेटा इस तरह का जो क्वेश्चन है जिसमें आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर रहे होते हो R2 - R1 यानी पोजीशन वेक्टर फाइंड करके, तो जो आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो 2 भी हो सकते हैं, 3 पॉइंट भी हो सकते हैं। अगर 3 पॉइंट्स होंगे तो उसमें K भी आ जाएगा, और अगर 2 पॉइंट होंगे तो जस्ट I और J। तो ये माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं। फिर सिंपल वाला क्वेश्चन बेटा, जैसे कि हमने अभी बात की कि आपके पास जो है वो लेट से इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें जो डायरेक्ट आपने फॉर्मूला अप्लाई करना हो, W = FD cos ऑफ थीटा। जैसे फोर्स यहाँ आपको बताई हुई है 10, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कह रहा है 5 मीटर और मल्टीप्लाई बाय कॉस जो है यहाँ कितना एंगल कह रहा है 30। सो ये आपके पास 50 × cos 30 जो है वो हमने पढ़ा था, क्या क्या होता है cos 30 होता है √3/2 के इक्वल cos 30 जो है। सो अगर ये √3/2 है तो ये इसे कैंसिल आउट कर दें, 25 √3 आंसर आ जाएगा। समटाइम्स हमें जो है वो इसी फॉर्म में आंसर गिवन होता है, समटाइम डेसिमल में भी वो कन्वर्ट कर सकता है। सो जिस तरह का जो आंसर हो उसके अकॉर्डिंग आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे या मार्क कर देंगे। नेक्स्ट बेटा याद रखना है वर्क डन एक तो हम फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं FD cos थीटा, एक वर्क डन वो होता है जो एरिया अंडर द कर्व से भी फाइंड कर सकते हैं। सो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो है वो भी किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल होता है। सो अभी हम बात करें वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की। सो इसमें जो है सिंपल जो है जो कर्व होगा वो फोर्स वर्सेस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में। सो फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का अगर एरिया हो तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चन एरियाज आ सकते हैं। जैसे सिंपल हो सकता है एरिया आपके पास ट्राइंगल फाइंड करना आपको आ सकता है, ठीक है जी। एरिया ऑफ जो है वो रेक्टेंगल फाइंड करना आ सकता है, तो वो एरिया जस्ट आपने कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, विथ इंटू हाइट ले लेंगे, तो बड़ा सिंपल होगा। अच्छा इसमें अक्सर क्वेश्चन जो है वो इस तरह भी पेपर में आ सकते हैं, जैसे आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कर्व लेट से इस तरह का गिवन हो। सो उसमें जो है लेट से कि मैं इसको कह देता हूँ ये 5 न्यूटन है, ये आपके पास 10 न्यूटन है, और फोर्स जो है वो आपको न्यूटन में गिवन है, और इसी तरह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको मीटर में गिवन हो सकता है। जैसे यहाँ पर जो है यूनिट्स आपने लाजमी देख लेने होते हैं जब भी आप ग्राफ को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आप सपोज करें कि आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें जो है वो आपको पॉजिटिव वर्क भी मिलेगा और नेगेटिव वर्क भी वहाँ पे मिलेगा। लेट्स से जी इस तरह का क्वेश्चन है, उसमें ट्राइंगल टाइप भी हो सकते हैं, ये रेक्टेंगल टाइप भी हो सकते हैं बॉक्सेस जैसे ये है। अच्छा सपोज करें कि इसमें जो है वो कह रहा है ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, और यहाँ जो है वो आपका -10 बन रहा है और ये -5 है। अच्छा गौर करें तो इसमें इस तरह का कर्व हो तो यहाँ पे हो सकता है नेगेटिव ना भी लिखा हो, लेकिन कर्व इस तरह का हो सकता है। अब जो कर्व से ऊपर वाला एरिया है वो पॉजिटिव वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब कर्व से नीचे वाला जो एरिया है वो नेगेटिव वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप गौर से देखें तो कर्व से ऊपर वाला जो एरिया है, लेट से जी इसमें विथ जो है आपसे 10 से 5 है तो ये 5 बन रही है, हाइट जो है इसकी क्या बन रही है, 10 बन रही है। सो इसका जो एरिया है वो कितना बनेगा, 50। हम कहेंगे कि यहाँ वर्क डन जो है वो क्या हो रहा है, +50 जूल।
और नीचे वाला जो एरिया है लेट से उसको अगर कैलकुलेट करें तो वो आपके पास ये भी 5 है, 10 से 5 और ये हाई इसकी 10 है, तो ये जो है आपके पास क्या आ रहा है -50 जूल। तो अगर कोई यहाँ पूछे टोटल वर्क डन कितना है, हम कहेंगे कि यहाँ वर्क डन जो टोटल है वो आपके पास किसके इक्वल आ गया 0। सो बेटा इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सो जिसमें कर्व से ऊपर वाला एरिया है वो आपका क्या होना है पॉजिटिव, और जो नीचे वाले एरिया होंगे वो क्या होंगे नेगेटिव वर्क को रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपने ट्राइंगल का, रेक्टेंगल का या ट्रेपेजियम का एरिया इस तरह के आ जाते हैं, तो आप उसका वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें समटाइम्स जो है ना क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि आपको लाइन स्ट्रेट ना गिवन हो और आप एफ और डी गिवन हो, तो वो आपका फिर जो है वो वर्क डन बाय क्या होता है वेरिएबल फोर्स। ये है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की अगर हम बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो बेटा अब याद ये रखना है आपने, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब भी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स होगा तो उसमें जो है आपके पास जो एक्सेस होंगे उसमें क्या होगा, जो आपके पास ग्राफ होगा वो एफ कॉस थीटा वर्सेस डी के इन बिटवीन होगा। फिर से सुन लें, अगर जो है वो एरिया अंडर जो है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है और वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स हो रहा है, फिर ग्राफ आपका फोर्स वर्सेस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट एफ डी के इन बिटवीन होता है। लेकिन जब वर्क डन बाय हम वेरिएबल फोर्स की बात कर रहे हो तो फिर आपका जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होते हैं एफ कॉस थीटा वर्सेस डी होते हैं। जैसे वर्क डन अगर वेरिएबल फोर्स के अंडर हो रहा है तो उसमें जो है हमारा स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, कर्व लाइन बनेगी। सो इसमें हम क्या करते थे इसमें जो है वो इसमें भी वैसे ही है बेटा, एरिया अंडर द कर्व अगर हम फाइंड कर लें सो दैट विल आल्सो इक्वल टू वर्क डन। सो उसमें हम क्या करते थे, इसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते थे और हर स्मॉल पार्ट जो है उसका एरिया अगर जो है अंडर द कर्व फाइंड करके उसको जो है वो फिर हम कैलकुलेट कर लेते थे। और जो है मैथमेटिकली हम कहते थे कि वर्क डन इज इक्वल टू जो है वो हम ले लेते थे लिमिट डेल्टा टी जो है अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पे वर्क डन जो है वो हम ले लेते थे फ्रॉम एन टू जो है ना इन्फिनिटी इसी तरह से। तो इसमें हम कहते थे कि डेल्टा डी आई या समीशन साइन सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं वर्क डन आई इज इक्वल टू 1 से कहाँ लेते हैं एन, और इसको कह देते थे एफ आई डेल्टा डी आई कॉस थीटा आई। सो इसमें देखें कि अगर हम आई की वैल्यू जो है वो क्या रखें 1 रख लें तो फर्स्ट वर्क डन आ जाएगा, आई की टू वैल्यू 2 रख लें सेकंड वर्क डन आ जाएगा, आई की वैल्यू 3 रख लें तो थर्ड वर्क डन आ जाएगा एंड अप टू सो ऑन। चूंकि आपने इसको n इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड किया हुआ है सो लास्ट इंटरवल जो है वो आपका n आ जाएगा। तो बाकी इसमें हम कहते हैं जी फर्स्ट वर्क डन आ जाएगा, सेकंड वर्क डन आ जाएगा, थर्ड फोर्थ एंड अप टू सो ऑन। सो इसमें मैथमेटिकली जो है हम समीशन से जो है वो उसको फाइंड कर लेते थे इस फॉर्मूले से, और ग्राफिकली वैसे ही है। सिर्फ याद ये रखना है कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो तो जो आपका जो ग्राफ है वो किन दो चीज़ों के दरमियान होगा एफ कॉस थीटा वर्सेस डी, और ये फार्मूला याद रखना है। आमतौर पर ज़ाहिर इस फार्मूले से रिलेटेड जो है वो न्यूमेरिकल तो नहीं आता, सिर्फ ये दो बातें याद रखनी है। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स से ही रिलेटेड आते हैं। सो अगर जो है वो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो रहा हो तो हम उसको स्मॉल पार्ट्स में इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि अप्रॉक्सीमेटली जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट हो जाए, अप्रॉक्सीमेटली फोर्स कांस्टेंट हो जाए और उसके ऊपर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकें एफ डी कॉस थीटा। अच्छा बेटा नेक्स्ट जो है वो हम बात करने जा रहे हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। सो बेटा इससे रिलेटेड भी जो है वो क्वेश्चंस जो है वो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम कन्वेंशन की बात करें तो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो है वो हम चूँकि जी की वैल्यू जो है अपवर्ड अगर हम बॉडी को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो जी की वैल्यू को हम क्या ले रहे होते हैं नेगेटिव, डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो रही है जी की वैल्यू को क्या ले लेते हैं पॉजिटिव। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अंदर जो भी वर्क हो रहा है ना वो हम कहेंगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। अच्छा एक चीज बेटा याद रखनी है कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जब भी हम किसी भी फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब भी हम किसी फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे होते हैं, जब उस फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करते हैं तो एनर्जी स्टोर होती है, और जब अलोंग द फील्ड जो है वर्क डन हो रहा हो तो एनर्जी जो है वो उसमें से हम कहेंगे क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। जो अब देखें फिर से
अगर किसी भी फील्ड के अगेंस्ट आप वर्क करते हो तो एनर्जी उसमें हमेशा क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। ठीक है जी। और अगर जो है वो हम कहेंगे अलॉन्ग द फील्ड अगर वर्क हो रहा है तो एनर्जी डिक्रीज हो रही होती है। जैसे आप देखो मैं किसी ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड ऊपर की तरफ राइज कर रहा हूँ, हम कहेंगे वर्क डन नेगेटिव यानी -mgh, लेकिन एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में क्या हो रही है, स्टोर हो रही है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। सो इसमें जो है वो देखें कन्वेंशन जो है वो उसके अकॉर्डिंग देखें तो वर्क डन जो है वो अगर अपवर्ड के लिए हम लेंगे तो जाहिर है अपवर्ड, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डिस्प्लेस कर रहे हैं अब जो है तो उसके लिए जो है आपके पास वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस ऑफ थीटा। अब फोर्स जो है आपको कितनी अप्लाई करनी पड़ेगी, जितना उसका वेट होगा, डिस्प्लेसमेंट जितनी आप हाइट उसकी रेज करेंगे, और कॉस जो है वो कितना आप ले रहे हैं, जो कि आप अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स ला रहे हो तो कॉस 180। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा आपके लिए वो क्या होगा, mgh। लेकिन जो कि कॉस 180 जो है वो क्या होता है -1, तो यहाँ कौन सा साइन आएगा, माइनस साइन। तो वर्क डन जो है अगर आप किसी बॉडी को अपवर्ड डिस्प्लेस कर रहे हो तो -mgh, और अगर आप किसी बॉडी जो है उसको डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो रही है तो वेरी सिंपल, डाउन के लिए जो है हम क्या वर्क डन सिंपल क्या देंगे, +mgh, जो कि उसमें कॉज जो है वो 0 बनेगा, ग्रेविटेशनल जो है फोर्स के अलोंग जो कि वर्क डन हो रहा है तो उसमें क्या आ जाएगा +mgh। ठीक हो गया, उसमें कॉस 0 लेंगे, इसमें हम कॉस क्या ले रहे होते हैं 180। सो बेटा ये सिंपल है आपके लिए जो है वो -mgh, डाउनवर्ड के लिए +mgh। अच्छा इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप किसी बॉडी को डिस्प्लेस करते हो अलोंग हॉरिजेंटल, जो कि हम वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें जो वर्क डन है अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्ग हॉरिजेंटल डिस्प्लेस कर रहे हैं तो हॉरिजेंटल जब डिस्प्लेस कर रहे होते हो चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या है डाउनवर्ड होती है, डेट ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ जो है, तो उस वक्त एंगल जो है उनमें कितना बनेगा 90। ठीक है जी। इस केस में जो है आपका जो वर्क डन है वो एफ डी जो है, एफ जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और कॉस जो है वो कितना हो जाएगा 90। तो अगर आप किसी बॉडी को अलोंग हॉरिजेंटल डिस्प्लेस कर रहे हैं, हॉरिजेंटल जो है वो अगर आप उसको मूव करवा रहे हैं तो उस केस में जो है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा 0। ठीक होगा जी। सो तीन बातें हमने यहाँ सीखी हैं। नंबर 1, अगर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें, अगर किसी बॉडी को अपवर्ड डिस्प्लेस करवा रहे हो तो -mgh, डाउनवर्ड अगर आ रही है तो अलोंग दी, चूंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अलोंग होता है वर्क, सो +mgh। और अगर आप अलोंग दी हॉरिजेंटल डायरेक्शन किसी बॉडी को डिस्प्लेस करवाते हो तो क्या होगा, वर्क डन 0 होगा। बाय ये वर्क डन किसकी वजह से हम कह रहे हैं, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो 0 हो जाएगा। बेटा इसके बाद आपने ना बुक में जो है वो पढ़ा था कि अगर वर्क डन जो है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इज, हम कहते थे इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। जैसे कि आपने जो है वो बुक में भी ज़ाहिर एग्जांपल जो है जैसे आपने उसको सॉल्व किया होगा क्वेश्चन थ्योरेटिकली भी। सपोज करें कि ये मैंने ना एक ब्लॉक है और ये सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है जी, ये हॉरिजेंटली। आपने इसको ना इस पॉइंट से, ए पॉइंट से उठाकर बी पॉइंट पे यहाँ लेके आना है। सो आप इसको जिस मर्जी पाथ से लेके आए, क्योंकि जो वर्क डन है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बेसिकली डिपेंड किस पे कर रहा है, वो हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। चूंकि मैस और जी की वैल्यू तो हम कांस्टेंट लेंगे नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। सो इसका मतलब ये हुआ चाहे आप उसको पाथ ए के थ्रू ले आए, चाहे जो है आप पाथ उसको 2 के थ्रू उसको यहाँ ले आए, चाहे आप पाथ 3 के थ्रू उसको ले आए, किसी भी पाथ के थ्रू आप उसको लेके आएंगे, सो वर्क डन जो है डेट विल रिमेन सेम, यानी कि वर्क डन जो है वो एक ही रहेगा, क्या, -mgh ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है डेट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन जो है। सो इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो हमने देखनी है कि वो क्या चेंज हुई है, अब उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करता, यानी हाइट पे डिपेंड करेगा। सो वर्क डन जो है वो हम कहते थे इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। सेकंड हमने कहा कि वर्क डन जो है along the closed path जो है वो भी क्या होगा, 0 होगा। सो वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है
अलोंग द क्लोज पाथ वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। जैसे देखें ये हमारे पास लेट्स से ग्रेविटेशनल फील्ड, इसको अगर हम सपोज कर लेते हैं, सो वर्क डन अलोंग दी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे जीरो होगा। सपोज करें कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, वो यहाँ पड़ा हुआ था, सो आपने इसको डिस्प्लेस करवाया पाथ 1 से और आप उसको ले गए यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये आपका पाथ नंबर 1 था। अब आप उसको ना वापस ले आए नीचे, ये पाथ नंबर कौन सा होगा, 2। पाथ 1 में जो वर्क डन होगा, चूंकि आपने उसको डिस्प्लेस करवाया टूवर्ड्स अपवर्ड लेके जा रहे हैं, तो पाथ 1 में जो वर्क डन है वो आपका क्या होगा, -mgh। जब आप उसको डाउनवर्ड लेके आएंगे तो क्या होगा, +mgh। तो टोटल वर्क डन जो है वो यहाँ अलोंग द क्लोज पाथ क्या आ जाएगा, 0। तो जब भी वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ आप फाइंड करेंगे, तो जहां से आपने एक सिंपल सी बात है, जहां से आपने बॉडी को जो है वो स्टार्ट करवाया था वहीं पे वापस ले आए हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। वर्क डन हम क्या कह देंगे, 0। तो वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ जो है इन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है फील्ड जो है वो हम क्या ले लेते हैं, 0। तो बेटा अभी तक सिंपल सी बात है, कन्वेंशन के अकॉर्डिंग अगर वर्क डन ग्रेविटेशनल फील्ड में हो रहा है तो अप के लिए हम -mgh लेते हैं, डाउन के लिए +mgh। अगर हम अलोंग दी हॉरिजॉन्टल किसी बॉडी को मूव करते हैं तो वो क्या होता है, 0। और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड होता है, जिस मर्जी पाथ से जाएं आपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखनी है। और वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ जो है उसको क्या कह रहे होते हैं, 0। ऐसी फील्ड जिसमें वर्क डन जो है अलोंग द क्लोज पाथ 0 होता है, या वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड होता है, उस फील्ड को हम कौन सी फील्ड कह देते हैं, वो कंजर्वेटिव फील्ड कह देते हैं। और जिस फोर्स के अंडर वो काम हो रहा होता है उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स कह रहे होते हैं। सो वर्क डन अगर अलोंग द क्लोज पाथ 0 हो या वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड हो तो वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कौन सी फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इज द कंजर्वेटिव फील्ड। क्यों, क्योंकि वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, या यूं कह सकते हो कि वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ जो है वो क्या होता है, वो 0 होता है। अब बेटा इस रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, अभी तो हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि आप जो है वर्क डन -mgh कब लेंगे, +mgh कब लेंगे, 0 कब लेंगे। इससे रिलेटेड एक तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे कहा जाए कि कोई बॉडी है, उसका मैस इतना है, आपने उसको थ्रू हाइट आपने डिस्प्लेस किया अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो बताएं वर्क डन जो है वो कितना किया। तो आप सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे mgh, वो तो आप सिंपल है, अपवर्ड के लिए -mgh, डाउनवर्ड के लिए +mgh। समटाइम्स जो है ना क्वेश्चन इस तरह के कर्व वाले भी आते हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि लिटिल गर्ल जो है होल्डिंग a box of mass, let's say 10 किलोग्राम, मूविंग, ठीक है जी। अब देखें इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, सो आपसे ना इस तरह के डायग्राम देके पूछ सकता है, ये बताएं वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कितना हुआ, वर्क डन बी से सी कितना हुआ, वर्क डन सी से डी कितना हुआ, वर्क डन डी से ई कितना हुआ। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। पहली बात का कॉन्सेप्ट आपका अच्छा अगर है तो आप बड़ा इजी आंसर देंगे। पहली बात, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात कर रहे हैं, सो वर्क डन अलोंग द हॉरिजॉन्टल जो पाथ जो है यहाँ ये क्या होगा, 0। तो इस पाथ पे चूंकि हॉरिजॉन्टल मूव किया उसने, वर्क डन 0 होगा। वर्क डन बी से सी जो है वो भी कितना होगा, वो भी 0 होगा, यहाँ भी वर्क डन 0 होगा। वर्क डन सिर्फ वहां पे ही होना है जहां पर जो है वो हाइट चेंज हो रही है, जैसे ए टू बी वर्क डन होगा, कितना होगा। अब ये वाला बी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 को, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब वर्क डन जो है वो आप कैसे फाइंड कर सकते थे, mgh वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, m -mgh, ओके, अपवर्ड के लिए आप जा रहे हो -mgh, तो कितना वर्क डन होगा, माइनस मैथ उसका कितना बॉक्स का जी 10, वैल्यू ऑफ जी भी आप कितनी लोगे 10, हाइट कितनी कवर हुई 5, तो आप कहेंगे जी -500 जूल जो है उसने वर्क डन किया। सिमिलरली अगर जो है वो सी से डी भी गई तो जाहिर है तब भी उसने हाइट में चेंज कितना है, 5 से 10, 5 मीटर ही। तो इसमें भी आप वर्क डन फाइंड करोगे तो तब भी आपके पास क्या आना है, -mgh, और यहाँ भी आपका आंसर जो है वो -500 जूल आना है। अगर वो यहाँ पूछे जी टोटल वर्क डन कितना आया, अगर आप वो जो है ए से कहाँ पहुंची, ई तक,
तो ज़ाहिर है -500 और -500 कितना हो जाएगा, -1000। सो -1000 जूल जो है वो आपका आंसर होगा, या समटाइम सिर्फ मैग्नीट्यूड ही अगर लिखा हुआ है 1000 जूल तो वही आंसर होगा। सो टोटल वर्क डन जो है ए से बी जो है, तो याद रखना है कि वर्क डन अलोंग दी हॉरिजेंटल पाथ जो है वो हम क्या ले रहे होते हैं, 0। बाकी वर्क डन जो है उसको हम किस फॉर्मूले से अप्लाई करते हैं, -mgh के फॉर्मूले से अप्लाई करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको इसी तरह की डायग्राम देकर आपको कंफ्यूज करने की एग्जामिनर कोशिश करता है और कहते हैं जी लेट से कि हाइट आपके पास जो है वो आपको लेट से गिवन है 10 मीटर, तो ये बताएं कि अगर जो एक जो है वो बॉक्स है उसको आपने मूव करवाया फ्रॉम दिस टू दिस, पहले आप गए लेट से टू अ हाइट ऑफ दिस वन, फिर कहेगा यहाँ आ गए, फिर नीचे आ गए, फिर ऊपर चले गए, फिर आपने जो है वो वहाँ से 2 मीटर ऊपर गए और फिर फाइनली यहाँ पहुँच गए। बताएं जो है कितना वर्क डन हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेट से मैस ऑफ द बॉक्स जो है वो आपको 1 किलोग्राम गिवन है। तो बेटा कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है, मतलब आपने वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, आपने इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखना है, जो कि पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं करता वर्क डन। तो आप सिंपल आप कह देंगे वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, -mgh, जो उसकी फाइनल हाइट आई है वो आपने उसमें पुट कर देना है। तो आप कहेंगे -1 इंटू 10 आप कहेंगे वर्क डन कितना हुआ, -100 जूल। ठीक है जी। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर पाथ क्लोज बन रहा हो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं, अभी बात की है, जिसमें वर्क डन अलोंग दी क्लोज पाथ क्या होता है, 0 होता है। इसमें कौन कौन सी हैं जी, फाइव इन्फॉर्मेशन में याद रखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये कौन सी हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। और नॉन कंजर्वेटिव कौन सी है, फ्रिक्शनल फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, टेंशन इन द स्प्रिंग है, नॉर्मल है। जो कि इसमें से क्वेश्चन बन सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, इस तरह का क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट बेटा बड़ा इजी सा टॉपिक है पावर। पावर हम बेटा कह रहे होते हैं रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन, या रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है इसको हम कह देते हैं क्या, पावर। ठीक है जी, डेट इज हम वो जो पावर है उसको क्या कहते हैं, वर्क ओवर टाइम। अब याद ये रखना है आपने बेटा, तो पावर के जो फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से हैं जिससे हम वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। अभी हम इसकी यूनिट की भी बात करते हैं। एक तो फार्मूला होगा सिंपल वर्क ओवर टाइम। अब ये जो वर्क है ये आपके पास एफ डॉट डी यानी एफ डी कॉस थीटा की फॉर्म में भी हो सकता है, और डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे यू विल गेट द आंसर। ये पावर का एक फार्मूला हो गया। ये वर्क डन जो है वो आपका एम जी एच की फॉर्म में भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय टाइम जो है आपके पास आ जाएगा आंसर पावर। ये वर्क डन जो है आपका P इज इक्वल टू एफ डॉट वी की फॉर्म में भी हो सकता है। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी जो है इसको भी हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। ये इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला है। सो इसका मतलब पेपर में जो क्वेश्चन है वो इसमें से 4 टाइप के आपके आ सकते हैं, जिसमें से एक में ऐसा हो सकता है डायरेक्टली वर्क गिवन हो, टाइम से डिवाइड करेंगे पावर आ जाएगी। दूसरी बात आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट और एंगल गिवन हो, या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, तो वर्क का फार्मूला एफ डी या एफ डी कॉस थीटा वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा होगा, वहां से वर्क आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे यू विल गेट द पावर। थर्ड ये हो सकता है आपको अप एंड डाउन मूव करने के लिए कह रहा हो और फॉर्मूला वहां कौन सा अप्लाई हो रहा होगा, एम जी एच डिवाइडेड बाय टाइम, आपके पास आंसर आ जाएगा। या फिर पावर इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला एफ इंटू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, एफ डॉट वी वाला फॉर्मूला। तो बेटा इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए आप फौरन से समझ जाएंगे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है पावर फाइंड करने के लिए, यू विल गेट द आंसर। जैसे जी लेट से आपसे कहा जाए इफ अ पर्सन जो है holding a mass of let's say 5 किलोग्राम, ठीक है जी। अब लेट्स से कि वो कहता है जी कि द वर्क डन इफ, ये बताएं अ पर्सन जो है उसने कितना मैस पकड़ा हुआ है, 5 किलोग्राम का मैस पकड़ा हुआ है। अब जो ही मैस आ गया इसका मतलब है आपने समझ जाना है कि इनमें से जो है वो हो सकता है कि एमजीएच वाला फॉर्मूला वो पूछ रहा हो, जो कि वो कहेगा कि ये बताएं इफ ही इज जो है ना क्लाइंबिंग द स्टेयर्स जो है स्टेयर्स, और लेट्स से कि ही क्लाइंब द स्टेयर जो है
अब उसमें जो है वो जो जो वो स्टेप्स राइज करता जाएगा उसकी हाइट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। सो लेट से वो आपसे कहेगा कि उसने जो टोटल हाइट कवर की है वो आपको गिवन हो, लेट से मैं कह देता हूँ कि वो 10 मीटर हाइट गिवन है एंड दैट पर्सन इज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स जो है। सो क्लाइंब्स द स्टेयर्स, लेट से वो आपको बता दे कि स्टेयर्स जो है वो इन 5 सेकंड्स, ठीक है जी। तो ये बताएं कि देन जो है वो पावर डिलीवर्ड उसकी कितनी उसने पावर डिलीवर की होगी उस बॉक्स को जो है उस मैस जो उसने पकड़ा हुआ है उसको यहाँ से ग्राउंड से जो है ऊपर तक लेके जाने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन। तो आप फॉरन वहाँ पावर का फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, mgh/t, मैस कितना है 5, जी की वैल्यू कितनी है 10, आपने 10 ही यूज़ करनी है अनलेस स्टेटेड जो है हाइट कितनी है 10, टाइम वो लेट से कह रहा है 5 सेकंड, 5 से कैंसिल आउट करें 100 वॉट इज द आंसर। तो सिंपल जो है वो आपने बेटा इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आंसर कर देने हैं। अब जैसे क्वेश्चन इसी तरह से आ सकता है, जैसे आपकी बुक में भी एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल था कि प्रोपेलर ऑफ द बोट जो है, प्रोपेलर ऑफ बोट जो है अप्लाइंग a force of 100 Newton and as a result if जो है boat is moving at the speed of let's say 550 या मीटर पर सेकंड इस तरह गिवन हो, देन पावर डिलीवर्ड बाय बोट जो इंजन ऑफ द बोट जो है वो क्या होगी। तो पावर डिलीवर का फॉर्मूला हमने अभी भी कहा कि एक फॉर्मूला एफ वी भी होता है। तो यहाँ से पावर इज इक्वल टू फोर्स आपको गिवन है डायरेक्टली 100 मल्टीप्लाई बाय जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास वेलोसिटी दैट इज 50, आप डायरेक्टली जो है वो आंसर कर देंगे 5000 वॉट, या इसको हम क्या कह सकते हैं 5 किलो वॉट, एंड आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, इस तरह के क्वेश्चन हैं जो कि आमतौर पर पावर से रिलेटेड आते हैं। अब पावर की बात करें तो इसका यूनिट हम बार बार कह रहे हैं, इसका यूनिट क्या होता है वॉट। 1 वॉट जो है हम कहते हैं 1 जूल पर सेकंड। सो अगर 1 जूल ऑफ वर्क इज बीइंग डन इन 1 सेकंड जो है तो पावर को हम कितना कंसीडर करेंगे 1 वॉट कंसीडर करेंगे। इसका एक और यूनिट भी है इंपॉर्टेंट, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा बेटा, याद रखने वाली बात ये है कि इसका जो बिगर यूनिट होता है उसको कहते हैं हार्स पावर, और 1 हार्स पावर जो है वो कितना होता है 746 वॉट होता है। अच्छा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं बेटा, आपने नहीं करनी, वो क्या है कि जब हम बात कर रहे होते हैं किलो वाट आवर की, किलो वाट आवर जो है इज यूनिट ऑफ एनर्जी, बल्कि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये यूनिट जो है वो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी का यूनिट है, ये पावर का यूनिट नहीं है किलोवाट आवर। इसको आसान याद रखने के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा, आसानी से याद रखने के लिए देखो कि हमारे पास जो है वो एनर्जी ओवर टाइम जो है या वर्क ओवर टाइम हम किसके इक्वल कह रहे हैं, हम पावर के इक्वल कह रहे हैं। सो एनर्जी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो जब भी पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बिकम द यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी वो पावर का यूनिट नहीं रहेगा। जैसे अभी पावर को आप जो है इस वाले यूनिट में पावर को किस में ले रहे हैं किलोवाट में, टाइम को किस में ले रहे हैं आवर्स में, तो ये जो आपके पास क्या बन गया किलोवाट आवर। सो किलोवाट आवर किस चीज का यूनिट है, जो कि ये पावर इनटू टाइम है, ये एनर्जी का यूनिट है, पावर का यूनिट नहीं है। इसी तरह से याद रखने वाली बात यह है कि 1 किलोवाट आवर आप कहते हो कितना 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, या इसको कह देते हैं 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल। समटाइम्स आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्या कर देता है इसको कह देते हैं 1, लेट से ये किलोवाट आवर है वो लिख देगा मेगावाट आवर, मेगावाट आवर। अब किलोवाट आवर जो है, अब किलो से मेगा अगर आप गए हैं तो मेगा होता है 10⁶, इसका मतलब है 10⁻³ इंक्रीज हुआ है, तो ये बन जाएगा 3.6 10⁻⁹ जूल, या इसको हम कह सकते हैं कि ये 3.6 जो है इसको 10⁻⁹ को क्या कहते थे गीगा जूल, तो इसको आप गीगा जूल भी कह सकते हैं,
ठीक हो गया। इसी तरह से हो सकता है कि वन जो है, इसी तरह से आपको गीगा वॉट आवर पूछ ले, वो क्या होता है, तो 3.6 वो कितना हो जाएगा, 10⁻12 जूल हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं, जैसे हम आपने तो सिर्फ ये रटा लगाया हुआ किलो वाट आवर क्या होता है, लेकिन वो किलो वाट आवर जो है की बजाय यहाँ मेगा वाट आवर लिख सकता है, यहाँ गीगा वाट आवर लिख सकता है। ठीक है जी। सो इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी टैकल कर सकते हैं। बेटा एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो कि आपकी बुक कहती है कि ये जो किलोवाट आवर है ये कमर्शियल यूनिट ऑफ व्हाट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। सो अगर हमें बिल कैलकुलेट करना आ जाए तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना हो तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको अब आपने सीखना है। लेट से मैं अगर कहूँ इफ 5 bulbs each of, लेट से मैं लिख देता हूं 100 वॉट्स ऑपरेट्स डेली फॉर, लेट से मैं कह देता हूं 10 आवर्स, देन कैलकुलेट, दो चीजें हो सकती हैं, आपसे पूछा जाए डेली कॉस्ट या आपसे पूछा जाए मंथली कॉस्ट जो है। इफ यूनिट प्राइस, आपको हमेशा यूनिट प्राइस गिवन होगी, लेट से यूनिट प्राइस वो कह दे कि एक यूनिट जो है वो RS 10 रुपीज का है, इस तरह का बेटा क्वेश्चन। अब बिल जो है कैलकुलेट करने के लिए हमारा कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, किलो वाट आवर। हम एनर्जी यूज करते हैं तो वो किलो वाट आवर में होनी चाहिए। तो मंथली बिल कैलकुलेट करने का यानी कॉस्ट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, कॉस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है बेटा कि आपने जो है वो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय क्या कर देना है, यूनिट प्राइस। पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या होगा, एनर्जी। अब गौर से देखना है, पावर हमेशा किस में लेनी है, किलोवाट में। टाइम हमेशा किस में लेना है, आवर्स में। और यूनिट प्राइस के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, आपके पास आंसर आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकल आएगी। जैसे पावर किलोवाट में हमेशा लेनी है, किलोवाट में। अब देखो इसमें 5 बल्ब्स कह रहा था, ईच ऑफ कितना कह रहा है, 100 वॉट। तो टोटल कितना हो गया, 500 वॉट। जाहिर 500 वॉट हो गए। अब 500 वॉट है लेकिन मैं उसको किलो वॉट में यहाँ लिखूंगा, तो मैं इसकी पावर जो है वो यहाँ लिखूंगा 0.5 किलो वॉट, यानी पावर हमेशा किलो वॉट में लेनी है। टाइम ऑलरेडी आवर्स में गिवन है, 10 आवर्स। अगर ये मिनट्स में गिवन होता मैं उसको आवर्स में कन्वर्ट करता, तो 10 आवर्स है तो इसमें आप आर को जो है वो यहाँ 10 ही लिखेंगे। टाइम हमेशा आवर्स में लेना, मल्टीप्लाई बाय किससे कर देना है, यूनिट प्राइस के साथ। यूनिट प्राइस मुझे 10 रुपीज गिवन है, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दी। अब 10 इंटू 0.5 आपके पास जो है वो आंसर कितना आ गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ गया, 50। तो इसका मतलब है आपके पास डेली कॉस्ट जो है वो कितनी निकल आई, 50 रुपीज। ठीक हो गया जी, बड़ा इजी है। फिर से सुन लें, जब भी आपने कॉस्ट निकालनी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, तो पावर हमेशा किस में लेनी है, किलोवाट में। टाइम हमेशा किस में लेना है, आवर्स में। और उसको यूनिट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ 5 बल्ब से ईच ऑफ 100 वॉट था, तो ये 500 वॉट बन गए। मैंने उसका 0.5 किलोवाट इसको लिख दिया, क्योंकि मुझे पावर हमेशा किलोवाट में लेनी है, जो कि यूनिट है किलोवाट आवर, और टाइम हमेशा आवर्स में लेना है। 10 आवर्स है तो 10 मैंने पुट कर दिया और मल्टीप्लाई क्या कर दिया, 10। आपके पास डेली कॉस्ट निकल आई। अब अगर वो मंथली कॉस्ट, ये आपके पास कौन सी कॉस्ट आई है, डेली कॉस्ट। अगर वो कह रहा है मंथली कॉस्ट निकालें, तो मंथली कॉस्ट के लिए आपने क्या करना है कि ये जो कॉस्ट निकली है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, आपने मंथली बिल के लिए इसको आपने 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। यू विल गेट द आंसर। तो वो आपके पास कितना हो जाएगा जी, 1500 RS। तो आपके पास 1500 आ जाएगा। ठीक है जी। सो इसमें फॉर्मूला कॉस्ट निकालने का, ये डेली कॉस्ट निकालने का बड़ा सिंपल है, पावर इंटू टाइम इंटू यूनिट प्राइस। पावर किलोवाट में नहीं है, टाइम आवर्स में, और यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना। अगर वो कहे जी मंथली निकालना है, तो आपने मंथ में 30 डेज होते हैं, तो 30 से मल्टीप्लाई करके आपने उसको कैलकुलेट कर लेना, यू विल गेट द आंसर। बेटा अब हम बात करेंगे एनर्जी की, चूंकि हमारा टॉपिक था वर्क एनर्जी एंड पावर। एनर्जी में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की दो बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं, उनकी बात कर लेते हैं।
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो अभी हमने डिस्कस कर लिया, mgh, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स में भी। बेटा इस फॉर्मूले की लिमिटेशन ये है, वर्क डन पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट, उसको हम क्या कह रहे होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और ये वाला फॉर्मूला, इसकी लिमिटेशन ये है कि ये तब तक एप्लीकेबल होगा इफ वैल्यू ऑफ g जो है वो क्या हो, कांस्टेंट। इसलिए हम इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। और इसकी वैल्यू रेफरेंस पे डिपेंड करती है, रेफरेंस चेंज होने से इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये मैंने जो है ना वो डस्टर रखा हुआ अपने हाथ के ऊपर, गौर कीजिएगा कि मेरे हाथ के लिहाज से देखें तो मैं कहूँगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, चूँकि रेफरेंस मैंने अपना हाथ लिया है। और अगर ग्राउंड के लिहाज से देखें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, mgh हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है ये वाला फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले की वैल्यू रेफरेंस चेंज करने से चेंज हो जाती है। लेकिन एक ऐसा फॉर्मूला है जिसका रेफरेंस फिक्स होता है, और रेफरेंस उसका क्या होता है, सेंटर ऑफ अर्थ, उसको कहते हो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू आप कहते हो -GMM/r। ये बेसिकली जो है इसका जो रेफरेंस है ये चेंज नहीं होता, इसका रेफरेंस फिक्स है। और रेफरेंस इसका क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ है। क्योंकि इसमें रेफरेंस जो है इसका फिक्स्ड होता है, इसलिए इसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हम नाम दे देते हैं। तो ये वाला फार्मूला जो है वो कहीं भी एप्लीकेबल हो जाता है, लेकिन ये वाला फार्मूला सिर्फ उधर एप्लीकेबल होता है जहां वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट है। और वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट कहाँ है, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, जैसे लास्ट चैप्टर में भी मैंने आपसे बात की थी। सो बेटा नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट है। सो इफ वी हैव टू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट थ्रू स्मॉलर हाइट्स, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। और इफ वी हैव टू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट थ्रू लार्जर हाइट्स, फिर उसमें हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि इसमें रेफरेंस फिक्स होता है, इसलिए इसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। सो ये डिफरेंस जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट बेटा काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो हम कहते हैं एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, काइनेटिक एनर्जी होती है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बेटा बन सकते हैं। जैसे देखो इसमें अगर एक क्वेश्चन है, इफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी बोथ आर डबल्ड, उनको डबल कर दें, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी जो है विल बिकम, इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी हो जाएगी। ठीक है जी, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। सो देखें इसमें अगर गौर करें तो हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी जो है वो न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, अगर आप मास को भी डबल कर देते हैं, अगर आप वेलोसिटी को भी डबल कर देते हैं। मैं ये क्वेश्चन जानबूझ के इसलिए स्टेट कर रहा हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कन्फ्यूजन होती है। तो वो क्या कन्फ्यूजन होती है, जरा गौर से देखना है। ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 2 क्या हो जाएगा 8, ये बनेगा 8 इंटू 1/2 mv²। तो अब बेटा गौर से देखना है, कुछ स्टूडेंट्स माशाल्लाह क्या करते हैं, वो इस 2 को इस 8 से कैंसिल आउट कर देते हैं और आंसर देते हैं 4 टाइम्स। ये जो 1/2 है इट इज द पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, इसको कभी भी आपने इससे कट नहीं करना। जो कांस्टेंट किसी फॉर्मूले का पार्ट होता है उसको कभी भी आप उस फॉर्मूले से सेपरेट नहीं करते जब इस तरह की टाइप का क्वेश्चन आता है। इसका मतलब है 8, ये ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, तो दैट इज 8 टाइम। इसका मतलब है अगर हम मास और वेलोसिटी दोनों डबल कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितने टाइम्स बढ़ जाएगी, 8 टाइम्स बढ़ जाएगी। अच्छा एक यहाँ पर जो है हमारे पास ना कभी कभी आता है परसेंटेज इंक्रीज जो है वो कितनी हुई, परसेंटेज इंक्रीज का जो फॉर्मूला है ये आपके जो जनरल मैथ है उसमें क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। ये बेटा होता है परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला, बड़ा आसान है। फॉर एग्जांपल देन यहाँ पर वो कहे कि परसेंटेज इंक्रीज, इसी वाले क्वेश्चन को मैं जो है वो अगर कहूँ कि परसेंटेज इंक्रीज कितनी हुई, अगर मास और वेलोसिटी दोनों डबल कर दिया, वेलोसिटी कितने टाइम्स इंक्रीज आया, 8 टाइम्स।
तो अगर हमें यहाँ पे लेट से वो कहे जी इसी वाले क्वेश्चन में कि परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बताएं कितने टाइम आया है, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे कैलकुलेट करोगे? बड़ा सिंपल है, मैंने कहा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल। फाइनल कितने टाइम आई है? 8 टाइम्स इंक्रीज होके। इनिशियल जो है वो ज़ाहिर कितनी थी? 1 यानी 100%। ओवर मैं कहूँगा ये जो है वो इनिशियल जो है डिवाइडेड बाय जो है वो अब आपकी क्या आएगी जो है इनटू मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगी? 100%। तो आपके पास देखें 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7। तो ये 700% जो है वो इंक्रीज हुई है इस वाले केस में। तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज अगर आपसे को पूछे तो आपने फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है? फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100%। तो अगर इनिशियल वैल्यू उसकी 1 अगर सपोज कर लें तो 8 टाइम्स अगर वो इंक्रीज हुई है मास से वेलोसिटी डबल करने से, तो फाइनल हम कहेंगे 8 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। शुरू में जो है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1 रख लें, इसको भी 1 रख लें। इस तरह से परसेंटेज इंक्रीज जो है वो निकाल सकते हो। इसी तरह से अगर वो कहें काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई है इंक्रीज, तो कितने परसेंट जो है इंक्रीज आएगा? फिर आप फाइनल माइनस इनिशियल ओवर इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100 करके निकाल लेंगे। 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 3। फिर हम कहेंगे 300% इंक्रीज आया। तो बेटा ये वाले दोनों क्वेश्चन आपने याद रखने। एक इसी से काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड एक और फार्मूला इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। फॉर्मूला इज काइनेटिक एनर्जी जो है बेटा इस वाले फार्मूले में हम कह रहे हैं 1/2 mv²। अगर मैं इस फार्मूले को m से मल्टीप्लाई कर दूं, m से डिवाइड कर दूं, तो ये फार्मूला बनेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। और फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 p² डिवाइडेड बाय m। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला इसको कहते हैं, ये हमारे पास फार्मूला आ गया काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। सो ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो इससे रिलेटेड आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जो है मैं कहूँ जी कि हैवी बॉडी and a light body are moving with same momentum। अब उसमें मोमेंटम सेम रख लिया, मोमेंटा, देन काइनेटिक एनर्जी जो है ऑफ, अब देखिए आगे डिफरेंट ऑप्शंस के साथ आपसे पूछा जा सकता है। इस फॉर्मूले के मुताबिक अगर हम मोमेंटम कांस्टेंट रख लें तो काइनेटिक एनर्जी चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाती है? मैस। ठीक है जी। तो फिर हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ किस बॉडी की ज़्यादा होगी? जिसका मैस कम है। तो काइनेटिक एनर्जी हम कहेंगे कि लाइटर बॉडी की जो है क्या होगी? इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगी? हैवी बॉडी। सो बेटा इस तरह के क्वेश्चन वो थ्योरेटिकली भी बना सकता है और न्यूमेरिकल भी बना सकता है, चूंकि इसमें जिसमें मोमेंटम कांस्टेंट रख ले। फॉर एग्जांपल इसी में मैं आपको बताऊं कि अगर मोमेंटम को उसने कांस्टेंट रखा है तो हमें यहाँ से पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है? मैस। तो न्यूमेरिकल के लिए वो काइनेटिक एनर्जी की अगर रेशो पूछ लेता है तो काइनेटिक एनर्जी 1 ओवर काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू m2 ओवर क्या आ जाएगा? m1। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो सकता है कि वो मोमेंटम कांस्टेंट रखने के बजाय काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रख ले। अगर वो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रख लेता है और मोमेंटम की रेशो पूछता है तो फिर जो है यहाँ पर हम कहते हैं जी फिर आपके पास जो है वो p² जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है वो क्या हो जाएगा? मैस। या p जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ मैस। फिर आप p1 अगर मोमेंटम की रेशो पूछता है p2 इज इक्वल टू क्या कहोगे? m1 ओवर m2 का स्क्वायर रूट। फिर आप उसका मोमेंटम की रेशो कैलकुलेट इस तरह से कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है वो मैस कांस्टेंट रख लेता है। तो मैस जो है वो अगर सेम बॉडी के लिए काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम जो है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएंगे? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी? p²। सो यहाँ पर जो है अगर m जो है उसको आपने कांस्टेंट रखा हुआ है तो उसमें क्या होगा?
फिर आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है वो क्या हो जाएगी पी स्क्वायर, या आप मोमेंटम अगर फाइंड करना हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। सो ये तीन आपने फॉर्मूले याद रखना है, जिसमें समटाइम्स काइनेटिक एनर्जी की रेशियो पूछ रहा होता है, मोमेंटम्स की रेशियो पूछ रहा होता है, या अगर आपसे कहा जाए कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है उसका मोमेंटम डबल हो गया है तो ये बताएं काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी। अगर मोमेंटम डबल हुआ है, काइनेटिक एनर्जी चूंकि मैस उसने कांस्टेंट कहा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर वो कहीं एक बॉडी मूव कर रही थी उसकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई, आप कहेंगे मोमेंटम डबल हो जाएगा। अगर कहीं काइनेटिक एनर्जी डबल हो गई आप कहेंगे मोमेंटम अंडर रूट 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। सो इस तरह के बेटा क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ से आप उसको डील कर सकते हैं। अब मोमेंटम कांस्टेंट वाले काइनेटिक एनर्जी इसमें कांस्टेंट कर ले, जिसमें मैस कांस्टेंट कर ले, काइनेटिक एनर्जी की रेशियो पूछ सकता है, रेशियो ऑफ मैसेज पूछ सकता है, रेशियो ऑफ मोमेंटम पूछ सकता है, या मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन जो है वो इसमें से यूज हो सकता है। नेक्स्ट बेटा अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, और ये नंबर ऑफ टाइम जो है वो आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स क्या होता है काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन ऑन अ बॉडी ये हो सकता है चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकता है, इसको कहते हैं वर्क डन वर्क एनर्जी प्रिंसिपल बोलते हैं। ज्यादातर फॉर्मूला ये ऊपर वाला हम यूज करेंगे। इसमें हम कह रहे हैं कि वर्क डन जो है वो आपके पास चेंज इन जो है वो हम कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की इक्वल है। अब वर्क डन जो है हमारे पास किसके इक्वल होता है, एफ डी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मीन एम वी एफ स्क्वायर माइनस क्या है 1/2 एम वी आई स्क्वायर। सो वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। इस फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जो अक्सर क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन जिसको हम नाम देते हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, वो क्या होता है वो जरा आपने गौर करना है। स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, अब देखिए सपोज करें कि मैं आपसे कहता हूं कि इफ अ कार इज मूविंग एट द रेट ऑफ जो है वो कार ऑफ मैस, उसका मैस भी ले लेते हैं क्योंकि तो इसमें मैस की भी जरूरत पड़ेगी। मैस लेट से मैं रख लेता हूँ उसका मैस 100 किलोग्राम, इज मूविंग एट द स्पीड भी उसकी को रख लेते हैं लेट से 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया जी। एक कार है उसका मैस 100 किलोग्राम है और 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है जी। लेट से आगे इसको क्वेश्चन बना लेते हैं। अब इसके अंदर दो क्वेश्चन लेट से कि इसमें से आमतौर पर पूछे जाते हैं। कहते हैं जी इफ लेट से a retarding force of let's say 100 Newton is applied, then how much distance it will cover before coming to rest। इसको कहते हैं जी स्टॉपिंग डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन इसी में इसका रिवर्स भी हो सकता है। रिवर्स क्या हो सकता है वो भी चलें अभी से पहले इसको सॉल्व कर लें, फिर मैं रिवर्स वाला सॉल्व करवा देता हूँ। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमें जो है वो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करना है। वो है एफ डी इज इक्वल टू हम कह रहे हैं 1/2 एम वी एफ स्क्वेयर माइनस 1/2 एम वी आई स्क्वेयर, जो कि उसने कहा है कि बिफोर कमिंग टू रेस्ट। इसका मतलब है उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई 0। अब फाइनल वेलोसिटी 0 लेंगे तो ये वाली सारी टर्म जो है ये वाली जो है इसको हम क्या कहेंगे 0। तो आपके पास फॉर्मूला रह गया एफ डी इज इक्वल टू माइनस 1/2 एम वी आई स्क्वेयर। इसमें से देखें स्टॉपिंग डिस्टेंस से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, चूंकि एफ इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं -1/2 एम ओवर डी इंटू वी आई स्क्वेयर या वी स्क्वेयर। अगर हम इस पूरे प्रोसेस को रख लें जो है ना पूरी टर्म को रख लें कांस्टेंट, तो एफ यानी कि यहाँ सॉरी डी लिखें, इसको एफ रख लें, तो अगर अंडर द कांस्टेंट फोर्स जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है वी आई स्क्वेयर। व्हाट डज इट मीन, अगर जो है यहाँ पर वो कार मूव कर रही थी 10 मीटर पर सेकंड से, मैं अगर क्या करूँ इसकी स्पीड डबल कर दूँ तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो याद रखना है जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है
वो वेलोसिटी के ऊपर भी डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होता है, उसके मास के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है, रिटार्डिंग फोर्स के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होता है। रिटार्डिंग फोर्स बढ़ाएंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा, मास बढ़ाएंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ाएंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास भी होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिटार्डिंग फोर्स भी होता है। तो यहाँ पर अगर रिटार्डिंग फोर्स आपने अप्लाई की इसको रोकने के लिए, तो अब यहाँ देखें हमने डिस्टेंस यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाय हम क्या कह रहे हैं, चलिए डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फोर्स आपको कितनी कह रहा है 100 न्यूटन। अब चूंकि रिटार्डिंग फोर्स थी इसलिए इसके साथ माइनस साइन आएगा, डी हमें फाइंड करना है, -1/2 मैस उसका हमने कितना रखा हुआ था 100 और वेलोसिटी को कहा था 10। अच्छा जरा गौर करें, माइनस साइन से कैंसिल आउट और 100 से कैंसिल आउट, स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 मीटर। ठीक हो गया। अच्छा बेटा जो मैं आपसे अभी बोल रहा था इसका रिवर्स भी क्वेश्चन आ सकता है। रिवर्स क्वेश्चन क्या आएगा, इसी वाले क्वेश्चन में वो कह देगा इफ जो है इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट देन फाइंड रिटार्डिंग फोर्स। तो इसमें आमतौर पे दो क्वेश्चन आते हैं जिसमें स्टॉपिंग डिस्टेंस फाइंड करना हो या रिटार्डिंग फोर्स फाइंड करनी हो। तो अगर हम यहाँ डिस्टेंस दे दे 50 मीटर तो अगर आप फोर्स फाइंड करोगे वो 100 आ जाएगी। सो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसी क्वेश्चन में अगर स्पीड जो है उसकी 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज करके हम 20 कर दें, यानी स्पीड उसकी इनिशियल डबल कर दी, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाना चाहिए इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। देन स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है 4 टाइम्स मतलब क्या हो जाएगा वो 200 मीटर हो जाएगा। तो बेटा ये वाले इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। हाँ जी बेटा, लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट नंबर 3 जो है वो है इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। बेटा आइडियल केस में अगर हम डिस्कस करें, फॉर आइडियल केस जो है, आइडियल केस क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अगर हम रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देते हैं तो फिर क्या है, अगर आप किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हो अपवर्ड के लिए, तो अपवर्ड थ्रो करते हैं तो अपवर्ड में क्या हो रहा होता है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। सो एग्जैक्टली लॉस इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। अगर बॉडी जो है आप ड्रॉप करते हो फ्रॉम ए सर्टेन हाइट डाउनवर्ड जो है, तो डाउनवर्ड के लिए जो है लॉस किस में हो रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो लॉस इन हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन किस में हो रहा होगा, इन काइनेटिक एनर्जी में। तो ये वाला बेटा फॉर्मूला क्या है आइडियल केस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। अगर इसकी बात करें तो प्रेजेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस में हम कहेंगे कि अगर कोई बॉडी अपवर्ड आपने थ्रो की है तो उसमें हम आएगा तो यही लॉस किस में हो रहा होगा, इन काइनेटिक एनर्जी, गेन किस में हो रहा होगा, इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन प्लस इसमें आ जाएगा हमारे पास वर्क डन जो है ऐड करना पड़ेगा किसके, अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक हो गया। और डाउनवर्ड के लिए अगर जो है कोई बॉडी डाउनवर्ड आ रही है तो उसमें हम कहेंगे लॉस जो है इन किस में हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में, गेन किस में हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में, और प्लस जो है इसमें वर्क डन जो है वो आपने अगेंस्ट फ्रिक्शन भी ऐड कर लेना है। अच्छा वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन याद रखिएगा ऑलवेज जो है वो एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द opposite to the direction of motion of the body. So work friction along the हमेशा लेंथ होती है जिस पाथ को फॉलो करते हैं। सो वो फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगी या फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जितना बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो इसकी जगह जो है ये जो वर्क डन बाय हम अगेंस्ट फ्रिक्शन कह रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट हो सकती है, फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी हो सकता है, जो भी आपको जिस तरह से गिवन हो। तो आपने उसमें F मल्टीप्लाई बाय H कर देना है। F जो है वो क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा
और एच जो है वो हाइट कवर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक हो गया जी। अब बेटा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है ना उन पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट जो है ऑफ 10 मीटर। इस तरह के क्वेश्चन में मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट गिवन भी हो सकता है और गिवन नहीं भी हो सकता। अब चूंकि ये आइडियल केस है, इन दी एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस कह रहा है, जब ड्रॉप करेंगे तो ड्रॉप का मतलब है, उसने पूछा व्हाट विल बी द वेलोसिटी। सो ड्रॉप का मतलब है कि गेन होगा इन काइनेटिक एनर्जी में और लॉस किस में होगा, इन पोटेंशियल एनर्जी में। सो जब वो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड जो है अगर उसकी बात करेंगे, सो उसमें जो है वो उसकी जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी और गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्योंकि आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पर हम कहेंगे 1/2 mv² इज इक्वल टू mgh, जो कि मैस से क्या हो जाता है, कैंसल आउट। तो इसमें हमें मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर गिवन भी हो तब भी हमें ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं गिवन तब भी कोई इशू नहीं है, आपने उसके बगैर ही उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो v इज इक्वल टू √2gh, ये हमने फार्मूला यूनिट 2 में भी पढ़ा था और वहाँ भी हमारे पास जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इसको जो है वो कैलकुलेट कर लेते थे, वहाँ से भी क्या आता था, √2gh ही आता था। तो इसमें हमें मैथ्स रिक्वायर नहीं है। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, g की वैल्यू 10 रख लें। हाइट वो अगर हमें बता रहा है, लेट से यहाँ पर हमने लिखा है फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर, तो इसको भी 10 रख लें, √200, तो अप्रॉक्सीमेटली 14 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। ठीक हो गया जी। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो याद रखना आपने। फिर क्वेश्चन आता है समटाइम्स डायग्राम देकर, समटाइम्स स्टेटमेंट की फॉर्म में इस तरह का क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी हमारे पास एक ब्लॉक है ऑफ मैस 1 किलोग्राम, इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। सो उसकी ना स्टेटमेंट गौर से पढ़नी है। वो क्या कह रहा है, समटाइम्स कह रहा होता है कि 6 मीटर बिलो या 6 मीटर जो है अबव। जब बिलो कह रहा हो तो आपने हाइट वो ऊपर से नीचे लेनी है, जब अबव कह रहा हो तो जाहिर है आपने उसको फिर ग्राउंड से लेना है। जैसे यहाँ वो पूछ रहा है, अगर मैं इसको स्टेटमेंट बनाऊं तो मैं कहूँगा इफ अ ब्लॉक ऑफ मैस 1 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर, ये बताएं देन द काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो है बिलो 6 मीटर बिलो द ड्रॉपिंग पॉइंट, 6 मीटर बिलो द ड्रॉपिंग पॉइंट। ठीक है जी। अच्छा, बिलो एंड अबव यहाँ पर स्टेटमेंट में आपने याद रखना है। इस पॉइंट पर जो है वो पूछ रहा है अच्छा सपोज करें कि मैं इस पॉइंट, इस टोटल हाइट है h, मैं इसको लेट से जो है वो h1 अगर मैं कह देता हूँ, तो जो रिमेनिंग हाइट है वो उसको मैं कह देता हूँ कि ये h2 है, लेट से जो रिमेनिंग हाइट बच गई है। सो बेटा यहाँ पर गौर करें कि जो हमारे पास जो है ये वाली जो रिमेनिंग हाइट है, चलिए लेट से कि इसको डायरेक्ट ही h कह देते हैं, ये टोटल हाइट कितनी थी 10 मीटर। तो ये वाली जो हाइट बची है ये आपकी जो है वो 10 यानी टोटल हाइट -6h1, इसको अगर हम नाम दे दें, इसको हम h2 नाम दे दें, तो ये हमारे पास जो है ये h1 माइनस क्या रह गई h2, तो ये रिमेनिंग हाइट रह गई है। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ही किस पे करती है, रिमेनिंग हाइट के ऊपर। इसका मतलब है इस पॉइंट के ऊपर अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो आप रिमेनिंग हाइट मतलब आप पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे क्या बताओगे, वो आएगी mgh1 -h2, यानी h1 हम टोटल हाइट को कह रहे हैं और h2 जो है जितनी उसने हाइट बिलो बताई है और बाकी जो रिमेनिंग हाइट है उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मैस अगर हम 1 कह रहे हैं, जी की वैल्यू 10 कह रहे हैं, अब 6 माइनस 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा 4। हम कहेंगे इस पॉइंट पर उसकी जो एनर्जी है वो कितनी है 40 जॉल। अब अगर इसी जगह पर उसने पूछा हो कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो बेटा काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जितना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आया। देखो ना, हम डाउनवर्ड के लिए कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आया, पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस आया, जितनी उसकी हाइट डिक्रीज हुई है, जितनी उसकी हाइट कम हुई है। सो गेन इन यहाँ काइनेटिक एनर्जी अगर वो उस पॉइंट पे पूछ रहा है तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया, mg, जितनी उसकी हाइट यानी कि लेस हुई है h2, तो यहाँ हम कहेंगे m अगर 1 है, g 10 है, हाइट जो है वो कितनी 6 ड्रॉप हुई है, तो आपके पास जो है वो कितना आ जाएगा 600 जूल। तो इस पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी उसकी 600 जूल होगी, जबकि जो है वो 60 जूल होगी, और जो उसकी जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी 40। सो अगर इस पॉइंट पर टोटल जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh के फॉर्मूले से अगर करें तो इस पॉइंट पर जो है उसकी कितनी थी 100 जूल थी, इस पॉइंट के ऊपर 100 थी।
तो आप देखें इस पॉइंट पर आकर 60 जो है वो काइनेटिक एनर्जी हो गई और 40 जो है वो क्या हो गई, पोटेंशियल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट जो है वो क्या रहती है, कांस्टेंट, यानी किसी भी पॉइंट पर आप इसकी टोटल एनर्जी अगर पूछी हो तो वो 100 ही रहेगी। लेट्स से इस पॉइंट पे वो कहे टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी आपके MGH वाले फॉर्मूले से ही आपने कैलकुलेट करनी है। तो टोटल एनर्जी जो है हर पॉइंट पर जो है वो चौके क्या रहती है, कांस्टेंट, आपने उसका आंसर 100 ही देना है। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन लेट्स से जी इस तरह से आ सकता है, जैसे कहा जाए एक ब्लॉक है ऑफ मास जी 10 किलोग्राम, ब्लॉक में हाइट जो है ऑफ 10 मीटर, इसमें लेट्स से वो फ्रिक्शनल फोर्स भी ऐड कर दे, ठीक है जी। उसमें फ्रिक्शनल फोर्स ऐड कर देगा तो इसमें हम कहेंगे कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होगी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, यानी F मल्टीप्लाई बाय H। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी MGH और प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन जो है वो आपने यहाँ पर ऐड करना था। तो वो आपके पास जो है आपके पास F इंटू क्या हो जाएगा, H। अच्छा मैस जो है वो यहाँ पर कितना बेटा, यहाँ पर चूंकि काइनेटिक एनर्जी जो है चूंकि डाउनवर्ड आ रहा है तो डाउनवर्ड के लिए हमने कहा गेन इन उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है, या सॉरी डाउनवर्ड के लिए जो है वो इसको पहले प्रॉपर लिखते हैं। डाउनवर्ड के लिए हमने कहा था कि ये जो है वो लॉस किस में हो रहा होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा होगा, गेन किस में हो रहा होगा, इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा होगा प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन यानी FH। दोबारा लिखने का मकसद ये है कि देखें हम फॉर्मूला जो लगा रहे हैं उसमें ये अगर उसने काइनेटिक एनर्जी पूछी है कितनी है जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, तो इसको अगर रीअरेंज करें तो वो बनेगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो प्लस FGH है उधर जाके माइनस FH हो जाएगा। सो लॉस इन जो है वो इन पोटेंशियल एनर्जी यानी MGH और माइनस उसमें F इंटू H आ जाएगा, ठीक है जी। सो काइनेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल टू, इस पॉइंट पर अगर पूछा हुआ है मैस उसका कितना बताया हुआ 10 किलोग्राम, जी की वैल्यू कितनी है 10, हाइट भी हमें जो है वो 10 बताई, माइनस F फोर्स 1 इनटू जो है वो 10। सो ये बेटा इसमें आ जाएगा 1000 माइनस जो है वो आपके पास 10, तो ये आपके पास जो है वो 990 जो है जूल आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का जो है वो क्वेश्चन जो है वो आ जाए तो उसमें जो आपने फॉर्मूला है उसको प्रॉपर लिख के उस तरह से सॉल्व कर लेना है। जो कि डाउनवर्ड के लिए हमने कहा था लॉस जो है वो किस में हो रहा होता है, पोटेंशियल एनर्जी में, गेन किस में हो रहा होता है, काइनेटिक एनर्जी में, प्लस वर्क डन अगेंस्ट द क्या होता है, फ्रिक्शन। सो ये जो वर्क डन प्लस हो रहा है वो ज़ाहिर है इस लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी अगर इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा माइनस, जो कि इसमें उसने पूछा हुआ था कि आपने बताना है काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी और माइनस FH यानी वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो जितनी हाइट कवर्ड हो, जितनी हाइट उसने बताई हो उतनी यहाँ पुट कर देनी है, मल्टीप्लाई बाय फ्रिक्शनल फोर्स जो गिवन हो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना, यू विल गेट द आंसर। ये मैंने क्वेश्चन सारे करवाए जिसमें वो डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट को फॉलो करवा रहा है। आमतौर पर MTCAT के लेवल पर डाउनवर्ड वाले क्वेश्चन आते हैं, इसी तरह से अपवर्ड के लिए भी आ सकते हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप अपवर्ड थ्रो करते हो फिर जो है वो गेन इन जो है वो क्या हो रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी, और लॉस किस में हो रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी में। वो भी इसी तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बेटा आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस बुक से जो इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से सॉल्व करना है। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह जो है वो कल के लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, सर्कुलर मोशन। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।